बड़ी खबर है, इजराइल पर ईरान कभी भी कर सकता है बड़ा हमला। अमेरिका का समर्थन करने वालों को ईरान की धमकी। कतर कुवैत का अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए जमीन देने से इनकार। ईरान ने इजराइल पर हमले को लेकर बड़ी तैयारी कर ली है। 100 ड्रोन और किलर मिसाइल से लैस लड़ाकू विमान अटैक के लिए रेडी हैं। ईरान ने उन सभी देशों को आगाह किया है जिनकी जमीन पर अमेरिकी बेस हैं। ईरान का कहना है कि उसके खिलाफ किसी भी देश को अमेरिका का समर्थन बहुत महंगा पड़ेगा। ईरानी एयर स्पेस में घुसने की कोशिश को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान की चेतावनी के बाद कतर और कुवैत ने अपनी जमीन पर अमेरिकी बेस को ईरान पर हमले के लिए इजाजत देने से इनकार कर दिया है। और वहीं ईरान के हमले की आशंका को देखते हुए इजराइल किस तरह की तैयारी कर रहा है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इजराइल की सेना ईरान पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए कमर कस रही है। सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि इजरायली सेना किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। इजराइल के दमिश्क में हमले के दौरान 2 ईरानी जनरल की मौत के बाद युद्ध के हालात बने हैं। ईरान ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इजराइल पर जल्द हमला करेगा ईरान, और बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका इजराइल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बाइडेन बोले, ईरान को अपने इरादे में सफल नहीं होने देंगे। न्यूयॉर्क में रेशियल जस्टिस पर सेमिनार में भाषण देने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरान की धमकी को लेकर किए गए सवालों के जवाब दिए। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इजराइल की रक्षा करने के लिए तैयार है। बाइडेन ने हालांकि मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती के बारे में कुछ नहीं कहा। मिडिल ईस्ट में रेड सी में हूती के हमलों से निपटने के लिए यूएस और सहयोगी देशों की नौसेना पहले से ही तैनात है। और वहीं ईरान के इजराइल पर हमले की आशंका को लेकर अमेरिका युद्ध की तैयारी कर रहा है। मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती को बढ़ाया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ जंग की तैयारियों में अमेरिका भी जुट गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने फौज की पोजीशन में कुछ बदलाव किए हैं। यूएस नेवी ने फिलिस्तीन के पास कोस्टल एरिया में कुछ जहाज तैनात किए हैं। यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने कहा कि इजराइल पर ईरानी हमले की धमकी वास्तविक है, लेकिन हम इस हमले की लोकेशन और तीव्रता की जानकारी नहीं दे सकते हैं। भारत ने ईरान और इजराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। आइए देखते हैं नागरिकों से क्या सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। भारत सरकार ने मौजूदा हालात को देखते हुए इजराइल और ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों से अलर्ट रहने को कहा। सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि दोनों देशों में रह रहे नागरिक भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में रहें। इसके अलावा नागरिकों से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने और कम से कम मूवमेंट करने की अपील की है। एडवाइजरी में ईरान और इजराइल की यात्रा करने वालों से फिलहाल अपना कार्यक्रम अगली नोटिस तक रद्द करने के लिए कहा गया है। भारत के अलावा अमेरिका, जर्मनी समेत 10 देशों ने एडवाइजरी जारी की है। और इस बीच बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह ने 50 मिसाइलों से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। इजराइल ने हिजबुल्लाह की ज्यादातर मिसाइलों को मार गिराया। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर भीषण हमला किया। ये हमला 50 मिसाइलों से उत्तरी इजराइल के अपर गलीली इलाके में किया गया। इजराइल की सेना के मुताबिक ज्यादातर मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराई गई और कुछ खुले स्थानों पर गिरी। किसी के मारे जाने या घायल होने की खबर नहीं है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने 2 ड्रोन से भी हमले किए जिन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया। इजराइल ने दक्षिण लेबनान पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पलटवार किया। इजराइल के हमले में हुए नुकसान की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। और दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक शख्स के सिर में दिन दहाड़े गोली मार दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिल्ली के सीलमपुर इलाके से सामने आई, जहां दिन दहाड़े एक युवक के सर में बदमाश ने गोली मार दी। वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल की पहचान शाहनवाज के तौर पर हुई है। गंभीर हालत में एलएनजेपी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गुरुवार रात भी बदमाशों ने पीड़ित परिवार पर हमला किया था। आरोपी फरार है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी में कहां पर एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। रिपोर्ट आप देखिए।
यूपी के नोएडा के सेक्टर 5 में हरौला इलाके के एक गोदाम में शुक्रवार शाम भीषण आग लग गई। गोदाम में मौजूद लोगों ने बाहर भागकर तेज लपटों से अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। गैस रिसाव था, उसकी वजह से सिलेंडर फट गया था, गैस सिलेंडर फट गया था, उसकी वजह से आग जो है फैल गई थी। आग शुरुआत में विकराल थी और अच्छी बात यह है कि कोई भी इंजरी इसमें नहीं है, कोई भी जनहानि नहीं है। आग में गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। अगली खबर भोपाल से है। भोपाल की मस्जिद में लगे मोदी मोदी के नारे, मोदी है मुमकिन है के भी नारे लगे हैं। भोपाल के अलीगंज हैदरी मस्जिद में ये नारे लगाए गए हैं। मोदी है तो अब की बार। ये नजारा भोपाल की अलीगंज हैदरी मस्जिद के भीतर का है। बोहरा समाज के लोग पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। इस मौके पर मस्जिद के आमिल जौहर अली ने पीएम मोदी की खूब तारीफ भी की। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बहुत कदर करते हैं, क्योंकि सैयदना साहब के साथ में उन्होंने काफ़ी जो है अपना घर जैसा रिश्ता बनाया है। तो दुआ करते हैं कि खुदा ताला आपको कामयाबी अता करे। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार आलोक शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी ने लेफ्ट के घोषणा पत्र को लेकर निशाना साधा है। लेफ्ट का घोषणा पत्र देश के लिए खतरनाक ऐलान है, पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। लेफ्ट ने परमाणु हथियारों को नष्ट करने का ऐलान किया है। इंडिया फ्रंट किसके इशारे पर काम कर रहा है? पीएम मोदी की तरफ से सवाल भी पूछा गया। परमाणु हथियार को खत्म करने की सोच बेहद खतरनाक है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। लोकसभा चुनाव में अब मटन, मछली और मुगल जैसे मुद्दों की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में राहुल गांधी के मटन वाले वीडियो पर करारा प्रहार किया है। कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। और वहीं तेजस्वी यादव की मछली वाले वीडियो पर भी पीएम मोदी की तरफ से निशाना साधा गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कहा। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, आप किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के नॉनवेज वाले वीडियो पर प्रहार का जवाब दिया है। उन्होंने कहा वो मुद्दे की बजाय इधर उधर की बात करते हैं। हम क्या क्या बोल रहे हैं कब से, नौकरी के बारे में, रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में, उसका तो हिसाब नहीं दे रहे। तो यही सुनना चाहते हैं ना, बिहार के लोगों के लिए क्या किया। हम भाई हिसाब मांग रहे हैं कि आपने 10 साल में बिहार के लिए क्या किया है। 10 साल का हिसाब दे प्रधानमंत्री, और कुछ नहीं। इधर उधर की बात ना करें, मुद्दे की बात करें प्रधानमंत्री। और मुद्दे की बात में कुछ बोल रहे हैं क्या? क्यों चुप्पी शादी रखी है? और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, पीएम मोदी ने भारत के ऑनलाइन गेमर से मुलाकात की है। आज जारी किया जाएगा मुलाकात का पूरा वीडियो। मुलाकात के दौरान पीएम ने गेमिंग का अनुभव भी किया। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन गेमर से मुलाकात की है और
बाकायदा उनका अनुभव कैसा है ये भी उनसे पूछा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुलाकात के दौरान पीएम ने गेमिंग का अनुभव भी खुद लिया। जहां लोगों के लगे वो बैठा हूं। पीएम सर से बात करते तो ऐसा ही। और पीएम मोदी से मिलने वाले ऑनलाइन गेमर एसके रॉसी ने मुलाकात को लेकर क्या कहा है, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पीएम से मुलाकात करने वाले गेमर गणेश गंगाधर उर्फ एसके रॉसी ने टीवी9 से खास बातचीत में अपना अनुभव साझा किया। जब आपने उनसे गेमिंग ऐप पर बातचीत की तो किन किन इश्यूज पर उन्होंने बातचीत की और क्या आपको उनसे कुछ सजेशंस भी मिले गेम्स को लेकर? हाँ, उनका क्वेश्चन ये था कि गेमिंग और गैम्बलिंग को कैसा अलग किया जाए। उनका विजन और उनका आइडियाज जो हमको बोला गया था वो है कि गेम्स हमको मेड इन इंडिया गेम्स लाना चाहिए और गेम्स ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा गेम्स खेलना चाहिए जो सोसाइटी के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट ला पाए हमने। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी का संकल्प पत्र 14 अप्रैल को जारी हो सकता है। पीएम मोदी की मौजूदगी में संकल्प पत्र को जारी किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कल अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है। नवरात्र के साथ ही अंबेडकर जयंती के दिन बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो सकता है। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संकल्प पत्र जारी करने के दौरान मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के संकल्प पत्र में विकास, विकसित भारत, महिला, युवा, गरीब और किसान पर फोकस रहेगा। बीजेपी वही वादे करेगी जो पूरा किया जा सकता है। संकल्प पत्र का थीम मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 होगा। और गृह मंत्री अमित शाह आज 3 राज्यों में करेंगे प्रचार। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में करेंगे रोड शो और राजस्थान के अलवर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। यूपी के नोएडा में डॉक्टर महेश शर्मा के पक्ष में जनसभा करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है। शाह आज कन्याकुमारी लोकसभा सीट में रोड शो करेंगे। मेट्टुकड़ई जंक्शन से पुराने बस स्टैंड तक रोड शो करेंगे। तमिलनाडु के बाद अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को गृह मंत्री नोएडा में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के पक्ष में प्रचार करेंगे। नोएडा स्टेडियम में गृह मंत्री एक रैली को संबोधित करेंगे। और वहीं तमिलनाडु के मदुरई में गृह मंत्री अमित शाह ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा कि मिशन 400 के लक्ष्य में दक्षिण का बड़ा योगदान होगा। यहां के लोग सनातन के विरोध के कारण डीएमके से बेहद नाराज हैं। देखिए, जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, इस बार हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। आप मदुरई में देखिए, इस प्रकार का जन समर्थन मदुरई में मिलना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साह का वर्धक है। यहाँ की जनता, तमिलनाडु की जनता एआईडीएमके और डीएमके दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है और वो इस बार मोदी जी के साथ है। और एक बड़ी खबर है, आज के कविता से सीबीआई करेगी पूछताछ। शराब घोटाले में के कविता से पूछताछ होगी। 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को देने का आरोप है। कविता पर श्रीनिवासलू मगुंटा रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा रेड्डी की मदद से शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपए लेकर आम आदमी पार्टी को देने का आरोप है। सीबीआई कविता से पूछ सकती है कि इंडोस्पिरिट कंपनी से आपका कनेक्शन है। विजय नायर से आपकी पहली मुलाकात कब और किसने करवाई? क्या विजय नायर को 100 करोड़ रुपए आपने दिए और कहां से कैसे पैसा इकट्ठा किया गया? आपकी फोन पर पहली बार मनीष सिसोदिया से बात कब और किसके जरिए हुई? क्या विजय नायर से हुई बातचीत के बाद आप अरविंद केजरीवाल से मिली थी? क्या आपने हवाला के जरिए कैश के रूप में पैसा गोवा भिजवाया था? वहीं जलपाईगुड़ी में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोगों को सिर्फ टीएमसी से उम्मीद है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन बीजेपी का असली मॉडल है न घर बनाऊंगा न बनाने दूंगा, न घर दूंगा न देने दूंगा। टीएमसी का मॉडल है कि टीएमसी ही देगी, टीएमसी ही करेगी। पश्चिम बंगाल के लोग भी बीजेपी से नहीं टीएमसी से ही उम्मीद करते हैं।
ममता बनर्जी ने गरीबों के लिए काम किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से सवाल भी किया कि आप पीएम मोदी या दीदी किसकी गारंटी पर विश्वास करते हैं। राहुल गांधी ने कोयम्बटूर में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के साथ मंच साझा किया और इस दौरान वो अडानी, बेरोजगारी और संविधान को लेकर पीएम मोदी पर जमकर बरसे। Soon a storm is going to come in India and this Narendra Modi is going to be ejected from the government. I say Narendra Modi, but actually it is Adani government. It should be called the Adani government, not the Narendra Modi government. Highest rate of unemployment in the last 40 years. 83% of the unemployed are youth. India today is more unequal than it was under the British. जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार चरम पर है। इस बार कांग्रेस से अलग हुए डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में। देश में बीजेपी का नारा है 400 और जो बीजेपी है वो बता रही है 370 और एनडीए 400। आपको लगता है एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस मानते? और कौन? बीजेपी आज है ही तो कांग्रेस की वजह से है, प्रेजेंट लीडरशिप की वजह से। ऐसा क्यों लगता है? बाहर बच्चे से पूछो, बच्चे से, कांग्रेसियों को अकेले में पूछो किसकी वजह से है। नबी आजाद की वजह से नहीं है। मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं बताता कैसे 5 साल बीजेपी नहीं होती। उद्धव ठाकरे ने पालघर के बोईसर में कहा, एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार देश में तानाशाही को बढ़ावा देगी, इसलिए हमें यह चुनाव जीतना है। आपको दिखाते हैं 30 सेकंड के अंदर। उद्धव ठाकरे ने पालघर में चुनाव प्रचार के बाद लोकल ट्रेन में सफर किया। इस दौरान उनके साथ शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत भी मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने बोईसर में चुनावी सभा में कहा कि पहले मैंने सोचा था कि अगर आप देश को मजबूत करना चाहते हैं तो एक मजबूत सरकार होनी चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि देश मजबूत हो तो गठबंधन सरकार होनी चाहिए। एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार देश में तानाशाही को बढ़ावा देगी और यही हुआ है, इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है और हमें इसे जीतना है। यूपी के लखनऊ में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि 2024 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम यूपी में एसपी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता, जहां हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सभासद हैं, चेयरमैन हैं, वो सारे लोग और एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम करेगा, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, तानाशाही को खत्म करने की लड़ाई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पहले चरण में मतदान होना है। चुनाव आयोग ने वोटिंग को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। किश्तवाड़ में मतदान को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। अधिकारियों के मुताबिक दूर दराज के इलाकों में बनाए गए 31 मतदान केंद्रों पर तैनाती के लिए केंद्रीय पुलिस बल के 144 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 44 जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान स्थल तक पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इन 31 मतदान केंद्रों तक मतदान दलों और चुनाव सामग्री के सुरक्षित परिवहन के लिए विशेष व्यवस्था की है। उधमपुर में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की महिलाओं ने ईमेल के जरिए एक दिन में ही 50 शिकायतें सीबीआई को भेज दी हैं। सीबीआई शिकायत वेरीफाई कर मामले की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सीबीआई के ईमेल एड्रेस जारी करने के बाद संदेश खली की महिलाएं अब सीबीआई से सीधे जुड़ रही हैं। सीबीआई को एक ही दिन में 50 शिकायतें मिल चुकी हैं। सीबीआई सूत्रों की माने तो जनता से अपील के बाद ईमेल के जरिए 50 शिकायतें मिली हैं। हालांकि पहले सीबीआई इन शिकायतों को वेरीफाई करेगी और शिकायत के सही पाए जाने पर ही उसकी जांच की जाएगी। संदेश खली में महिलाओं के प्रति अपराध और जमीन कब्जाने जैसे मामले आने के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा है। ऐसे मामलों को लेकर ही संदेश खली के लोग सीधे ईमेल पर शिकायत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया और भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में गैंगबुक फॉरेस्ट इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। इसके जरिए सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कश्मीर घाटी में हिंसा फैलाने के मंसूबों को नाकाम कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार को कुपवाड़ा के गैंगबुक जंगल के क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिली सूचना के बाद BSF, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया। इलाके में तलाशी अभियान अब भी जारी है। आज गृह मंत्री अमित शाह 3 राज्यों में करेंगे प्रचार। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में करेंगे रोड शो शाह, राजस्थान के अलवर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा और यूपी के नोएडा में डॉक्टर महेश शर्मा के पक्ष में जनसभा होगी। और देखिए, बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी का संकल्प पत्र कल हो सकता है जारी। पीएम मोदी की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी होगा। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा मौजूद रहेंगे।